आज का हमारा टॉपिक है मेजर सी पोर्ट्स। और ये जो मेजर सी पोर्ट्स है ये आपका किस टॉपिक के अंदर का है? वाटरवेज के अंदर का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर सी पोर्ट्स में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के पास ना कुछ मेजर और कुछ माइनर सी पोर्ट्स है, मतलब कि बंदरगाह हैं जहां पे कि बड़े बड़े जहाज आके हमारे लगते हैं, उसके ऊपर सामान लोड होते हैं और वो अलग अलग कंट्री में जाता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि भारत के पास टोटल कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो कितना है? इतना है। कोस्ट लाइन का मतलब ये हो गया कि समुद्री किनारे वाला एरिया। जैसे एग्जांपल यदि हम लेना चाहें तो आप वेस्ट से शुरू कीजिए। कहाँ से? वेस्ट में गुजरात से, गुजरात से नीचे आइए, फिर कहाँ चले जाइए? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, फिर उसके नीचे केरला, फिर उसके नीचे उसके बगल में फिर तमिलनाडु, और उसके ऊपर कर्नाटका, है ना, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है आपका? उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है? ये सारा का सारा जो हमारा स्टेट है ये समुद्र के बगल में है, और समुद्र के बगल वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इंडिया के पास जो है कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज 12 मेजर एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। सोचो, इंडिया के पास 12 गो बहुत बड़ा यानी कि मेजर पोर्ट्स है, बहुत बड़ा बंदरगाह है, और 181 माइनर और मीडियम साइज के पोर्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। दीज मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो 12 मेजर पोर्ट्स है ना, जो बहुत बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे भारत का 95% जो ट्रेड है यानी कि फॉरेन ट्रेड वो कंप्लीट होता है। मतलब कि यदि भारत 100% फॉरेन ट्रेड करता है, एक हमारे भारत से कोई सामान यदि दूसरे कंट्री में जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड कहेंगे, है ना। यदि भारत 100% करता है तो 100% में से 95% जो ट्रेड है फॉरेन ट्रेड वो इन्हीं मेजर पोर्ट से हो जाता है, 12 मेजर पोर्ट से। ठीक है, बाकी ये सब तो बच्चा सब है ना। आगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडला पोर्ट विच इज इन कच्छ was developed to ease the volume of trade on the मुंबई पोर्ट। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद ना कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया। कहाँ पे है कंडला पोर्ट? कच्छ में है। ठीक है, तो कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया, और इसको निर्माण क्यों किया गया बेसिकली मालूम है? ताकि मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम कर दिया जाए। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी और आज भी प्रेजेंट डे में आज भी मुंबई पोर्ट बहुत बिजी रहता है। और मुंबई पोर्ट इतना बिजी इसलिए है क्योंकि वो मुंबई जो है ना, मतलब कि माया का नगरी कहा जाता है। क्यों है? क्योंकि बहुत प्रचलित शहर है वो, है ना। लोग वहां पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो शुरू से लेके आज तक जो है मुंबई पोर्ट बहुत बिजी रहा है। वहां पे बहुत बड़े बड़े जहाज लगते हैं और बहुत बड़े संख्या में लगते हैं। तो वहां उसके भीड़ को कम करने के लिए आज़ादी के बाद कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया, वो भी कच्छ में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंडला पोर्ट का निर्माण जो है आज़ादी के बाद क्यों किया गया? तो पहला, इसका दो रीजन है, एक रीजन और बताएंगे हम। पहला रीजन तो ये हो गया कि मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम किया जाए, पहला ये बात हो गया। दूसरा रीजन, देयर इज वन अनदर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंडला पोर्ट वाज टू द लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब हमारा देश भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ, पार्टीशन हुआ, दोनों में बंटवारा हो गया, तो हमारा जो कराची पोर्ट था वो किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया भाई। यानी कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह हमारा जो है पाकिस्तान को चला गया, तो हमारे पास अलग से भी होना चाहिए ना। तो इस वजह से भी हमारा जो है कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कराची पोर्ट जो है हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान चला गया, इस वजह से भी जो है कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कंडला पोर्ट का निर्माण क्यों किया गया आज़ादी के बाद? इसके पीछे दो रीजन है, तो दोनों आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। पहला तो ये कि मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम किया जाए, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट हमारे हाथ से चला गया, तो दूसरा हमारा अल्टरनेटिव चाहिए था कुछ ना कुछ, इसीलिए हमारा जो है कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। कंडला पोर्ट को ना टाइडल पोर्ट कहा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब ये हो गया कि कंडला पोर्ट, अब चूंकि भाई पोर्ट है, बंदरगाह है, तो उसके नीचे पानी होगा, है ना। तो टाइडल पोर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि कंडला पोर्ट का जो पानी का लेवल है कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसीलिए इसको
टाइडल पोर्ट कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडला पोर्ट डील्स इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी कि कंडला पोर्ट है तो इसका कुछ ना कुछ मकसद होगा। क्या करता है कंडला पोर्ट? तो कंडला पोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, यानी कि भारत से भेजता भी है और भारत को लाता भी है। क्या लाता है भाई? हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी, मतलब कि अनाज। भारत का यदि मान लीजिए भारत से कोई दूसरा कंट्री अनाज लेगा तो वो कंडला पोर्ट से ही लेगा, यानी कि कंडला पोर्ट से वो जहाज निकलेगा। ठीक है, तो भारत से कोई सामान खास करके अनाज हमारा यदि बाहर जाना है तो वो कंडला पोर्ट के थ्रू ही जाएगा। मेजर यानी कि मोस्ट ऑफ द अनाज हमारे जो है वो भारत से यदि बाहर जाना है तो कंडला पोर्ट के थ्रू ही जाएगा। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, और इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब कि कोई सामान है जो कि इंडस्ट्री में उसको लगाना है या फिर लेके भारत में आना है, इन प्रकार के चीज़ों को भी हमारा जो है कंडला पोर्ट से ही किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि इन स्टेट से भी यदि आपको कुछ भेजना हो बाहर या फिर इन स्टेट्स में आपको कुछ लाना हो तो आप इस्तेमाल करते हैं किसका? कंडला पोर्ट का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंडला पोर्ट के आसपास का ही ये सारा हमारा स्टेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंडला पोर्ट बेसिकली हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए करते हैं दो चीज़ों का, खास करके ग्रेनरी यानी कि अनाजों का और इंडस्ट्रियल गुड्स का। ठीक है, और इंडस्ट्रियल गुड्स हो चाहे अनाज हो, ये सारा का सारा सामान हमारा या तो आता है या तो जाता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडला पोर्ट के बारे में पूछता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट में कंडला पोर्ट को बिल्कुल डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा गया है मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट विथ अ ग्रेट नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मुंबई पोर्ट जो है ना बहुत बड़ा पोर्ट है, यानी कि सबसे बड़ा पोर्टों में से यदि हमारा कोई पोर्ट है तो वो हमारा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट ना पूरी तरीके से नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर है। मतलब क्या हुआ इसका? पहला बात तो नेचुरल है, दूसरा बात वेल सेटल्ड है, शेल्टर्ड। नेचुरल हार्बर का मतलब होता है ना ऐसा बंदरगाह जहां पे कि बनाया हुआ चीज कम होगा, मतलब कि जो होगा वो प्राकृतिक होगा। जैसे आप देखते होंगे मूवी में कि किसी भी किनारे यदि आके हमारा बड़ा बड़ा जहाज लगता है तो किनारे वाले जगह को ना बनाया जाता है, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छर्री सबसे उसका बेसमेंट तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर आके जहाज लगता है, तो वो आर्टिफिशियल हार्बर हो गया। हार्बर का मतलब बेसिकली जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल हार्बर हो गया। लेकिन एक होता है नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर का मतलब ये हो गया कि वो प्रकृति के द्वारा ही वैसा बनाया गया जगह, बस वहां पे जहाज आएगा और चुपचाप आके लग जाएगा। ठीक है, वो हो गया हमारा नेचुरल हार्बर। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट है विथ ग्रेट नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो वो ना नेचुरली है, मतलब कि वहाँ पे किसी प्रकार का उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया है। हालांकि उसमें भी किया गया है, अब चूंकि भाई मुंबई पोर्ट इतना बिजी है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया होगा, लेकिन अधिकतर पार्ट आज भी मुंबई पोर्ट का जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल ही है, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। चुपचाप अपना जहाज आता है, लगता है, सामान लोडिंग अनलोडिंग उसमें होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हो गया मुंबई पोर्ट का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड कंडला पोर्ट। कंडला पोर्ट कौन सा? जो कि हमने अभी बात किया ऊपर में ही। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड कंडला पोर्ट वाज डेवलप्ड टू ईज द वॉल्यूम इन ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के ऊपर ना प्रेशर बहुत रहता है, अब बड़े बड़े जहाज वहां पे आके लगते हैं, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग बहुत बड़ा बड़ा सामान हमारा होता रहता है, यानी कि मुंबई पोर्ट बहुत बिजी है। तो उस मुंबई पोर्ट के प्रेशर को, उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए, यानी कि उसके प्रेशर को कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए दो अलग अलग पोर्ट का निर्माण किया गया। पहला पोर्ट है आपका कंडला पोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट में पढ़ा, और दूसरा हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम किया जाए इसके लिए ये दो अलग अलग पोर्ट को निर्माण किया गया। आगे उसके बाद मर्मागांव पोर्ट ऑफ गोवा। मर्मागांव पोर्ट कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, इज नोन फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर ऑफ द कंट्री। तो गोवा का मर्मागांव पोर्ट ये जाना जाता है बेसिकली कंट्री से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि भारत से यदि आयरन ओर बाहर जाएगा तो वो बेसिकली हमारा गोवा के थ्रू ही जाएगा। हालांकि और भी पोर्ट हैं जहां से हमारा आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसमें से हमारा एक मेजर कौन सा है? मर्मागांव पोर्ट, वो भी गोवा का। ठीक है, तो मर्मागांव पोर्ट जो है वो गोवा का, वो बेसिकली मतलब कि जाना जाता है आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे
दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। यानी कि भारत से यदि 100% आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, किसी दूसरे कंट्री में जाता है, तो 100% का 50% अकेला एक्सपोर्ट करने का काम जो है वो मरमा गांव पोर्ट करता है, जो कि गोवा का है। 50% वो अकेला काम कर देता है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑफ कर्नाटका इज नोन फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुडेरमुख माइंस। तो कुडेरमुख माइन जो है ना, बहुत बड़ा माइन है, बहुत बड़ा खदान है। कुडेरमुख माइन कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट भी कहाँ पे है? कर्नाटका में ही भी है, कर्नाटका में ही है। यानी कि दोनों जो है ना, ये माइन भी और ये पोर्ट भी आपका कर्नाटका में ही है। तो कुडेरमुख माइन से जो भी आयरन ओर निकलते हैं, उस आयरन ओर का एक्सपोर्ट करने का जो काम है वो है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट का। इसका मतलब ये हो गया कि कुडेरमुख माइन बहुत बड़े लेवल पे आयरन ओर निकालता होगा, बहुत बड़े लेवल पे, तभी तो पूरी तरीके से एक नया मतलब कि एक पोर्ट ही उसके ऊपर निर्भर है। तो कुडेरमुख माइन से जो भी आयरन ओर निकाला जाएगा उसको एक्सपोर्ट करने का काम है न्यू मैंगलोर पोर्ट का, जो कि दोनों कर्नाटका में है। ठीक है, आगे कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ वेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल हार्बर। कोची भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जो कि कहाँ पे है? साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट का मतलब भी पूछना चाहें तो क्या हो गया? पहला तो साउथ में चले जाइए, दूसरा वेस्ट, यानी कि केरला की तरफ, है ना। केरला की तरफ जो हमारा ये कोची पोर्ट है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो भी उस एक कोची पोर्ट भी ना नेचुरल हार्बर है, मतलब कि इसमें भी कोई उतना मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। इसमें चुपचाप जहाज आते होंगे, अपने जमीन पे लग जाते होंगे और इसके ऊपर सामान लोडिंग अनलोडिंग होता रहता होगा। तो याद रखिएगा, साउथ वेस्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन है? कोची। ठीक है, आगे इन तमिलनाडु, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु हमारा किधर पड़ता है? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो इन तमिलनाडु साउथ ईस्टर्न पोर्ट, यानी कि साउथ ईस्ट का बात कर रहा है, साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटिकोरिन इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पोर्ट विथ अ नेचुरल हार्बर। तो साउथ वेस्ट का कोची पोर्ट और साउथ ईस्ट का टूटिकोरिन वाला पोर्ट, ये दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का दोनों ना नेचुरल हार्बर है। मतलब कि यहाँ पे उतना कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, बंदरगाह को पूरी तरीके से बनाया नहीं गया है, वो पहले से नेचर के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट का भी बात हमने कर लिया और साउथ वेस्ट का भी बात कर लिया। तो साउथ वेस्ट में कोची वाला पोर्ट और साउथ ईस्ट में टूटिकोरिन वाला पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों का दोनों नेचुरल हार्बर है। बेसिकली किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया गया है। उसके बाद दिस पोर्ट, कौन सा पोर्ट? साउथ ईस्ट के टूटिकोरिन वाला पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है, उस पोर्ट के बारे में बात हो रहा है। दिस पोर्ट हैज अ फ्लोरिशिंग ट्रेड टू आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एटसेट्रा एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो जो टूटिकोरिन में हमारा पोर्ट है, जो कि तमिलनाडु में है, उस पोर्ट से हमारा ट्रेड जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री में भी होता है। चूँकि भाई ये साउथ इंडिया में है तो बगल में ही हमारा पड़ता है श्रीलंका, मालदीव सबसे बगल में पड़ता है। तो श्रीलंका में, मालदीव्स में भी हमारा सामान टूटिकोरिन वाले पोर्ट से जाता है। और साथ ही साथ हमारे कुछ कोस्टल रीजन भी हैं इंडिया के। कोस्टल रीजन मतलब फिर से वही हो गया, समुद्र वाले बगल में जो हमारा स्टेट है, वहां पे भी सामान को पहुंचाने का काम हमारा टूटिकोरिन का पोर्ट ही करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गया हमारा। उसके बाद चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। चेन्नई का जो पोर्ट हमारा है वो दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मतलब कि आर्टिफिशियल मतलब उसको बनाया गया है, और पुराना है इसका मतलब कि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, तो चेन्नई का पोर्ट वो दुनिया का, मतलब कि दुनिया का नहीं कह सकते हैं, सॉरी, इंडिया का कह लीजिए। ठीक है, तो चेन्नई का पोर्ट इंडिया का सबसे पुराना ऐसा पोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा वो बनाया गया होगा। ठीक है, आगे इट इज रैंक्ड सेकेंड आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद हमारा चेन्नई का पोर्ट सेकेंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। किस टर्म्स में? यानी कि ज्यादातर जहाज हमारे जो लगते हैं वो लगते हैं मुंबई पोर्ट पे, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा कौन आता है? चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो वहां पे मुंबई पोर्ट के बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है चेन्नई पोर्ट, जहां पे कि सबसे ज्यादा जहाज आके लगते हैं, सामान का लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और कार्गो का मतलब समझते हैं आप?
कार्गो का मतलब होता है कि बड़े बड़े जहाज में आप देखे होंगे बड़े बड़े टैंक लगा हुआ रहता है, लदा हुआ रहता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कार्गो। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है वो मुंबई के बाद सबसे ज्यादा हमारा चेन्नई में ही होता है। ठीक है, उसके बाद विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। देखिए विशाखापट्टनम में एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जो कि बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। गहरा इतना ज्यादा है ना, इसलिए इसको पूरी तरीके से लॉक करके रखा जाता है, मतलब कि यहाँ पे आम आदमी का एंट्री नहीं है, पूरा लैंड लॉक्ड है एंड वेल प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे आर्मी का जवान खड़ा है, सोचो। लेकिन विशाखापट्टनम का पोर्ट इतना गहरा है और इतना वो विकासशील है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, प्लस वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी पुलिस का जवान लगा रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो है ना लेन देन थोड़ा सा वैल्यूबल चीजों का होता होगा। ठीक है, प्लस दूसरी बात वो प्रचलित भी है। विशाखापट्टनम आपने बहुत बार साउथ मूवी में देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पोर्ट इज नॉन फॉर आयरन और एक्सपोर्ट्स। विशाखापट्टनम का पोर्ट हालांकि अलग अलग प्रकार की चीजों को ये एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो सबसे मेन है ये एक्सपोर्ट करता है वो करता है आयरन ओर का। ठीक है, उसके बाद पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में है। इज ऑल्सो नॉन फॉर आयरन और एक्सपोर्ट्स। तो पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा का है, ये भी आयरन और के एक्सपोर्ट्स के लिए ही जाना जाता है। मतलब ये हो गया ना कि अधिकतर जो हमारे इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भारत में आयरन बहुत पाया जाता है, आयरन ओर बहुत पाया जाता है। आगे उसके बाद कोलकाता पोर्ट इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कोलकाता पोर्ट चूंकि कहां पे है? बंगाल में है। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। मतलब ये हो गया कि कोलकाता पोर्ट जो है ना वो समुद्र के बगल में नहीं है, लेकिन वो रिवर के बगल में है। वो भी कौन सा रिवर मालूम है? हुगली रिवर। किस रिवर के बगल में है? हुगली रिवर के बगल में। देखिए ऑब्वियस ही बात है, बंगाल हमारा समुद्र के बगल में है, लेकिन बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो कोलकाता पोर्ट जो है वो समुद्र के बगल में नहीं है, क्योंकि वो कोलकाता हमारा बंगाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट समुद्र के बगल में नहीं है, लेकिन वो रिवर के बगल में, इसीलिए उसको कहा गया है रिवराइन पोर्ट। और वो भी कौन सा रिवर है? हुगली रिवर है। ठीक है, और बाद में जाके वो हुगली रिवर हमारा समुद्र में ही मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो रिवर के बगल ही में तो है हुगली रिवर। उसके बाद इट इज अ टाइडल पोर्ट। हुगली रिवर यानी कि ये कोलकाता पोर्ट भी एक कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, यानी कि यहाँ का भी जो पानी का लेवल है वो कभी बढ़ता रहता है और कभी घटता रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हुगली रिवर से कनेक्टेड है, और हुगली रिवर किससे कनेक्टेड है? समुद्र से कनेक्टेड है। तो समुद्र का पानी बढ़ेगा घटेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि कोलकाता पोर्ट का भी पानी घटेगा और बढ़ेगा, इसीलिए इसको टाइडल पोर्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और होगा। हाँ एक पॉइंट और है, देखिए हल्दिया पोर्ट was developed to ease the volume of trade on the कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट पे भी बहुत जाम लगता है। कोलकाता पोर्ट पे भी एकदम बड़े बड़े जहाज यहाँ पे भी आके लगते हैं। कभी मौका मिले बंगाल जाने का तो कोलकाता पोर्ट जरूर जाइएगा, वहाँ पे आपको नजर आएगा कि अलग अलग कंट्री से, खास करके अलग अलग कंट्री से जो है ना वहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके लगते हैं। तो कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट का डिजाइन यानी कि उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा बात हो गया मेजर सी पोर्ट्स का, जो कि हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। कोई समस्या भी इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका नाम होगा एयरवेज, यानी कि हवाई वाला चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।